हेलो एवरीवन, दिस इज यूकी। बस एक अट्रैक्शन है, पर मैं जानती हूँ कि आप ही वो पार्टनर हो जो मुझे घर वापस ले जाओगे। किन जाओ का दिल अचानक जोर से धड़का। घर? ओ राइट, हस्बैंड। आपने अभी तक बताया नहीं। क्या आप थ्रोन पर बैठना चाहते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स, अगर आपका मन नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। चिल। उधर सॉन्ग जी अभी भी नॉनस्टॉप बोले जा रहा था। क्विंजाओ के पीछे पड़ा था कि भाई एम्परर बनोगे या नहीं। प्लान सिंपल है, अगर हाँ तो अभी से फ्यूचर की प्लॉटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि क्या हम डायरेक्ट 9 प्रिंसेस के कैंप में ज्वाइन कर सकते हैं? लेकिन क्वीन शेंगटियन जिस तरह का मैनिपुलेटिव इंसान है, उसे देखकर लगता है कि अपराइजिंग प्लान करना ही बेटर ऑप्शन है। वैसे भी आजकल क्वीन शेंगटियन के बारे में जो स्टोरीज चल रही हैं वो यही प्रूव करती हैं कि वो बंदा अपने गोल्स के लिए किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है। पता नहीं कब कौन पीठ पीछे बिट्रेयल कर दे। लेकिन किन जाओ, वो तो अपनी ही डीप थॉट्स में खो चुका था। मुझे एम्परर बनना है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं तब से यही डिजायर है मेरे अंदर। बहुत छोटा था वो, जब उसके आसपास सिर्फ जहर भरी बातें होती थीं। लोग कहते थे कितना बेचारा है ये, इसका तो पैदा होना ही एक मिस्टेक था, इसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। क्या ये उस सेंटिस के इम्प्योर होने का कर्म है? उसने अपनी माँ से पूछा था, माँ ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं? पर बदले में जो जवाब मिला वो दुनिया की किसी भी गाली से ज्यादा पेनफुल था। उसकी माँ ने कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। आखिर तुम पैदा क्यों हुए? अगर तुम नहीं होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। क्या वो सच में एक कर्स था? क्या वाकई वो मेरी माँ थी? उन्होंने तो बस यही कहा था कि मेरी नफरत और जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है उसे साथ लेकर इस पूरी दुनिया को तबाह कर दो। जिस दिन छोटा जाओ एम्परर बनेगा उसी दिन मुझे असली आज़ादी मिलेगी। किन जाओ, चिन जाओ, सुन रहे हो ना? अचानक कहाँ खो गए? सॉन्ग जी की आवाज ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। क्विंजाओ ने पलटकर उन्हें कसकर गले लगा लिया और धीरे से पूछा, अगर मैं एम्परर बन गया तो क्या आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? याद है जब मैंने तुम्हें अपने ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बताया था? असल दुनिया में मेरी बॉडी बहुत बुरी हालत में है और सिस्टम मिशंस पूरे करने के बाद ही मुझे नई जिंदगी मिल सकती है। वैसे अब वापस जाने की उतनी ज्यादा सनक नहीं रही मुझे, सब कुछ तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है। किन जाओ ने अपना मन पक्का कर लिया और सॉन्ग जी को और भी जोर से भींचते हुए बोला, मैं समझ गया। उसने फौरन उन्हें अपने नीचे दबा लिया। उसे पता था कि अगर वो सिंहासन पर बैठा तो शायद सारे ट्रांसमाइग्रेटर्स अपनी दुनिया में वापस लौट पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि सॉन्ग जी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अभी एक पल पहले दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे ही सॉन्ग जी ने ये सच कबूला कि एम्परर बनने के बाद वो इस दुनिया से ओझल हो सकती है, क्विंजाओ ने बेकाबू होकर उसे नीचे गिरा दिया। अगले ही पल उसने उनकी गर्दन पर जोर से काट लिया। दर्द के मारे सॉन्ग जी चिल्लाई, किंजाओ, ये क्या कर रहे हो? मुझे काट क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे। किंजाओ ने अपने नीचे दबी सॉन्ग जी की तरफ एक अजीब सी नजर डाली। सच कहूं तो आजकल वो ऐसी हरकतें कर रहा था जो उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती थीं। उधर सॉन्ग जी का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। मतलब भाई अचानक से मुझे काट लिया और अब ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है? तुम ठीक तो हो ना? कहीं कोई गहरा सदमा तो नहीं लगा? सॉन्ग जी मन ही मन सोचने लगी, क्या ये मेरा वहम है? उसे लगा जैसे अभी अभी किंजाओ उसे घूर रहा था। यहाँ तक कि जब उसकी सर्जरी चल रही थी तब भी उसे महसूस हुआ था कि उसकी आंखें हिल रही हैं। सोचते सोचते उसने रिफ्लेक्स में अपना हाथ अपनी गर्दन के घाव पर ले जाने की कोशिश की, पर किंजाओ ने उसे तुरंत रोक दिया। हिलना मत, इसमें जहर हो सकता है, पहले मुझे इसे क्लीन करने दो। और फिर वो एक बार फिर नीचे झुका और अपनी जीभ से उसके घाव को चाटने लगा। क्या तुम खुद को किनवांग का होली डॉक्टर कहते हो और घाव का इलाज ऐसे करते हो? किंजाओ अपनी हरकत से पीछे नहीं हटा, लेकिन सॉन्ग जी बेचारी शर्म के मारे पूरी लाल हो चुकी थी। उसे पक्का यकीन हो गया कि आज ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब खून का स्वाद आना बंद हो गया तब जाकर उसने अपनी क्लीनिंग रोकी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में बस घाव ही साफ कर रहा था। हो गया, इतना कहकर उसने उसे अपनी बाहों में भरा और बेड पर लेट गया। बाकी जवाब सुबह उठकर दूंगा, अभी सो जाओ। हद है, इतनी सारी वियर्ड हरकतें करने के बाद खुद चैन से सो गया? ये तो सीधा सीधा कैरेक्टर ब्रेकडाउन है भाई। कहाँ वो शांत और शरीफ सा दिखने वाला लड़का और कहाँ अचानक से ये मैन ईटर वाला अवतार। माना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं और कभी कभी सीधा साधा इंसान भी भड़क जाता है, पर समझ नहीं आ रहा कि उसे इतनी जल्दी किस बात की है। लगता है क्विंजाओ का इरादा भी अब उस 9 प्रिंसेस जैसा ही कुछ खतरनाक होने वाला है। ऐसा लगता है कि कहानी में ऐसे कई राज छुपे हैं जिनका ओरिजिनल नॉवल में कोई जिक्र ही नहीं था।
अब ये सीक्रेट्स अच्छे हैं या बुरे, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे कल रात क्विंजाओ ने सॉन्ग जी की गर्दन पर जो जोरदार कट मारा था, उसके पीछे आखिर उसका असली प्लान क्या था, इसका खुलासा अगले हिस्से में होगा। अगली सुबह क्विंजाओ बस टकटकी लगाकर सॉन्ग जी की गर्दन को निहारे जा रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि उसने दांतों के निशान काफी गहरे छोड़ दिए थे, जो साफ नजर आ रहे थे। इसी बीच दासी ने आकर खबर दी कि रात भर चले अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के बाद आखिरकार क्योन क्यू को होश आ गया है। खबर मिलते ही क्विंजाओ और सॉन्ग गे फौरन उसका हाल जानने पहुंचे। सबसे ज्यादा खुश तो टांग जियू था। आखिर अपने प्यार को मौत के मुंह से वापस आता देखने से बड़ी खुशी और क्या ही होगी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। दूसरी तरफ इनका चेन बिजनेस वाला स्मार्ट प्लान भी काफी हिट रहा। इन्होंने एग टार्ट की सीक्रेट रेसिपी शहर के कई बड़े होटलों को बेच दी थी और अब तो ये अपनी नई दुकान खोलने की तैयारी में थे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी फंडिंग का इंतजाम हो चुका था और हॉटपॉट बीबीक्यू शॉप के लिए जगह भी सेट थी। अब बस एक ही चीज की कमी थी, शहर में कोई ऐसा बंदा ढूंढना जो मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग में मास्टर हो। लेकिन सच तो ये है कि ये लोग बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा वाली बात कर रहे थे। इनका सोल्यूशन तो इनके बिल्कुल पास ही था। टैंग क्लैन जैसे हिडन वेपन्स बनाने वाले खानदान के लोग अगर किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं तो वो है मैकेनिज्म। टैंग जियू इस खानदान का वारिस था, तो जाहिर है कि वो इन चीजों का उस्ताद होगा। सॉन्ग जी ने अपने हाथ से बनाए हुए स्केचेस उसे दिखाए। उसका प्लान एक ऐसा विंड पावर्ड डिवाइस बनाने का था जो अनाज पीस सके और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई ऑटोमेटिक कर दे। टैंग जियू ने पहले कभी ऐसा कुछ बनाया तो नहीं था, पर वो ट्राई करने के लिए तैयार हो गया। आखिर टैंग जियू एहसान मानने वालों में से था। वो कभी अपना एहसान नहीं भूलता। उसने साफ कह दिया कि प्रिंसेस और किनवांग शेंगशो उसके एहसानमंद है। वो अपनी पूरी जान लगा देगा इस एहसान का बदला चुकाने के लिए। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि क्विंजाओ जब डीमन सेक्ट के असैसिन से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था तब उसने ये नकली पहचान बनाई थी। कायदे से तो किसी को इस बारे में पता ही नहीं होना चाहिए था। जब उन्होंने हैरानी से पूछा तो टैंग जियू ने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वो बस कंफर्म करना चाहता था। उसने माफी मांगते हुए बताया कि उसे वांग मैंशन की जासूसी करने के लिए हायर किया गया था, ताकि वो किनजाओ और मशहूर किनवांग शेंगशो के बीच का कनेक्शन ढूंढ सके। उसकी वजह से उन दोनों को काफी परेशानी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी और क्यान क्यू की जान बचाई, जिसका टैंग जियू तहे दिल से शुक्रगुजार था। इसीलिए अब वो उन्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार था। देखा जाए तो टैंग क्लैन का ये वारिस शायद अब तक का सबसे बदकिस्मत शाओजू यंग मास्टर रहा होगा। टैंग जियू बचपन से ही अपने कबीले में रहा, जहां उसे एयर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कराई गई, मार्शल आर्ट्स और किंगोंग की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन टैंग क्लैन के अंदर के एल्डर्स अपनी ही गंदी राजनीति खेल रहे थे। उसके पिता को फंसाने के बाद उन बड़े बुजुर्गों ने उस पर अपने ही भाई की हत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे धक्के मारकर कबीले से बाहर निकाल दिया। उन एल्डर्स को शक हो गया था और वो मुझ जैसे वारिस को रास्ते से हटाकर ये खतरा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। टैंग जियू ने संक्षेप में अपने बारे में बताया और कहा कि भले ही ब्लैक मार्केट ये दावा करती हो कि वो बायर्स की जानकारी लीक नहीं करेंगे, पर स्ट्रीट सोर्सेस से पूछताछ करने पर मुझे कुछ सुराग हाथ लगे हैं। सॉन्ग जी ने अंदाजा लगाया कि शायद जानकारी खरीदने वाला इंसान पैलेस से होगा। टैंग जियू ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, और वो पक्का ऐसा कोई है जो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के रूल्स को अच्छी तरह समझता है। अगर आप दोनों को किसी पर शक है तो प्लीज थोड़ा सावधान रहिएगा। सॉन्ग जे समझ गई थी कि महल के सभी राजकुमारों में से सिर्फ क्विंजाओ और क्वीन शेंगटियन ही ऐसे हैं जिनका बाहर के लोगों से गहरा लिंक है। भले ही दूसरे दरबारियों के शामिल होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर सच बताने के लिए टैंग जियू का शुक्रिया। सब कुछ मोटे तौर पर समझ आ गया था। टैंग जियू ने घबराकर हाथ हिलाते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। जैसे ही कियान क्यू की हालत थोड़ी ठीक होगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझ जैसा बेकार इंसान यहाँ रुककर अपने एहसानमंदों के लिए मुश्किलें ही खड़ी करेगा। वैसे मैं कहीं और रहकर भी आपके लिए वो डिवाइसेस बनाता रहूंगा। सॉन्ग जी ने कहा कि कोई परेशानी नहीं है। अगर फिलहाल आप दोनों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो बेहतर होगा कि आप यहीं वांग मैंशन में रुककर कुछ दिन गार्ड का काम संभाल लें। आखिर उस रात आपके कबीले वालों को मेरे और क्विंजाओ के वजूद के बारे में पता चल ही गया है। भले ही उन्हें हमारे चेहरे याद ना हो, पर हमारी लड़ने की टेक्निक और स्किल्स काफी अलग हैं, जो आसानी से पहचानी जा सकती हैं। देखते ही देखते सॉन्ग जी ने अनजाने में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लड़की की जान बचा ली थी। कियान, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या जख्म में अभी भी दर्द हो रहा है? जैसे ही कियान क्यू ने देखा कि उसके बचाने वाले आए हैं, वो फौरन उठने लगी। आपकी मेहरबानी से अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी जान बचाई। सॉन्ग जी ने प्यार से कहा। अरे, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हम तो बस ये देखने आए थे कि तुम अब कैसी हो।
तुम्हें ठीक देखकर हमें सुकून मिला। इस पर कियान क्यू चहकते हुए बोली, सच बताऊं तो मुझे लगा था कि इस बार तो मैं पक्का गई। टैंग ज्यू से जब पूरी कहानी सुनी तो मैं हैरान रह गई। सुना है आप लोगों ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था? वो तो सुपर कूल था। बस धुआं धुआं और धमाका, और वो सारे चूहे डरकर भाग गए। टैंग ज्यू ने अपनी बातों में खोई कियान क्यू के एक्साइटेड हाथों को धीरे से पकड़कर उसे शांत किया। पर तभी सॉन्ग जी का ध्यान इस बात पर गया कि उसने खुद का सरनेम फेंग बताया है। पूरे साम्राज्य में फेंग नाम का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो ग्रेट जनरल की डायरेक्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हों। किन जाओ ने भी ये बात नोटिस की और उससे उसकी पहचान पूछी। कियान क्यू को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, मेरी याददाश्त भी ना, मैं तो तमीज़ ही भूल गई थी। मेरा नाम फेंग कियान क्यू है। आप दोनों किन जाओ वैंग और उनकी वाइफ ही हैं ना? सॉन्ग जी चौंक गई। अरे सच में फेंग सरनेम? तो क्या तुम उस मशहूर जेंगो जनरल की बेटी हो? ये सुनकर टैंग ज्यू के भी होश उड़ गए। जेंगो जनरल? कियान क्यू के चेहरे के हाव भाव देखकर साफ लग रहा था कि उसकी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। पहचान सामने आने के बाद उसने झेपते हुए कहा, हा, पकड़ी गई। सही पहचाना, मैं जनरल की सबसे छोटी बेटी ही हूँ, पर कुछ पर्सनल मसलों की वजह से अभी घर वापस नहीं जा सकती। यह सुनकर टैंग ज्यू तो एकदम सन्न रह गया। उधर सॉन्ग जी उन दोनों को हंसते खिलखिलाते देख सोच में पड़ गई कि ये वाकई जनरल की ही औलाद है, तभी इतनी धाकड़ है। पर रुको, जनरल के खानदान के कायदे कानून तो बहुत सख्त होते हैं। उनकी बेटी ऐसे बाहर लवारिसों की तरह तो नहीं घूम सकती। कहीं तुम दोनों भागकर शादी तो नहीं करने वाले? मतलब तुम लोग घर से भागकर आए हो क्या? हा, भागकर शादी? नामुमकिन, उसने जवाब दिया। मैं और टांग ज्यू तो बस इत्तेफाक से मिले हुए दोस्त हैं। अगर बहुत गहरा रिश्ता भी माने तो हम भाई भाई जैसे हैं। भागने वागने का तो सवाल ही नहीं उठता। दरअसल मुझे बाहर की दुनिया देखनी थी, इसलिए मैं घर से निकल भागी। आखिर आर्मी कैंप या फिर घर के किसी कोने में बंद होकर शादी का इंतजार करना बहुत बोरिंग है। मैंने सोचा कि लाइफ में एक बार तो खुलकर जीना चाहिए, पूरी दुनिया देख लूं, उसके बाद तो घर जाकर अपनी किस्मत को स्वीकार करना ही है। जब सॉन्ग जी ने उससे उसके ट्रैवल प्लान्स के बारे में पूछना चाहा, तभी बाहर से दासी की घबराई हुई आवाज आई, वांगिए। बाहर ही लाला और उनकी पत्नी मैंशन के गेट पर खड़े शोर मचा रहे हैं। वो आप दोनों से अभी मिलना चाहते हैं। मैनेजर लाई ने पूछा है कि क्या उन्हें अंदर आने देना है। ही लाला? कौन? सॉन्ग जी को याद आया। ओह, वो मेरे सस्ते वाले डैडी। पर वो यहाँ क्या करने आए हैं? सॉन्ग जी के वो सस्ते माँ बाप जिनसे बरसों से कोई वास्ता नहीं था, आज सुबह सुबह अचानक वैंग मैंशन आ धमके। उनकी चिल्लाने की आवाजें तो दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। सॉन्ग जी, ओ सॉन्ग जी, ये तुम्हारे मैनेजर का क्या एटीट्यूड है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे और तुम्हारी माँ को दरवाजे पर रोकने की? सॉन्ग जी ने मजे लेते हुए पूछा। अरे आज सूरज कहाँ से निकला जो आप दोनों को अपनी इस बेटी की याद आ गई? तुम्हें यहाँ बैठकर आराम से चाय पीने की सूझी है और उधर तुम्हारा भाई बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जल्दी चलो और मदद करो, ही लाला चिल्लाया। सॉन्ग जी हैरान रह गई। भाई को तो अभी कुछ समय पहले ही सरकारी नौकरी मिली थी ना, फिर अचानक क्या लफड़ा हो गया? पता नहीं, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, पर अचानक उस पर सरकारी अनाज और पैसे गबन करने का इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया गया। उसके पिता ने सफाई दी। देखो, सॉन्ग शेंग को तो सब जानते हैं। भले ही वो थोड़ा मोहफट है, पर दिल का बहुत साफ और दिलदार है। हमेशा दूसरों को दावतें देता रहता है, वो किसी का पैसा क्यों मारेगा? सॉन्ग जी ने मन ही मन सोचा, वाह, क्या लीपापोती कर रहे हैं। मोहफट नहीं, बदतमीज कहो। तुम और सॉन्ग शेंग जिस तरह के घमंडी और अकड़ू हो, तुम जैसे लोगों के लिए पॉलिटिक्स में जाना अपनी कब्र खुद खोदने जैसा है। मुसीबत तो आनी ही थी, बस देर सवेर का फर्क था। फिर उसने साफ कह दिया, तो आपको पुलिस स्टेशन या कचहरी जाना चाहिए ना, यहाँ मेरे पास आने का क्या मतलब? ये सुनते ही लाला भड़क गया। बदतमीज लड़की, तुम्हारा भाई जेल में सड़ रहा है और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर जीव वांगे बस एक बार बीच में आकर बोल दे तो मामला रफा दफा हो सकता है और वो छूट जाएगा। सॉन्ग जी का पारा चढ़ गया और वो जोर से चिल्लाई, अपनी हद में रहो। मदद तो उसे जीव वांगे से चाहिए थी, पर उसकी बातों में रत्ती भर भी इज्जत या गुजारिश नजर नहीं आ रही थी। उनका एटीट्यूड ऐसा था जैसे वो हुक्म दे रहे हों। ही पिता ने घबराते हुए सफाई दी कि अभी मामला साफ नहीं है, मैं और तुम्हारी माँ बस बहुत परेशान हैं, प्लीज हमारी मजबूरी समझो। सॉन्ग जी ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए सीधा एक शब्द कहा, शिष्टाचार। ही पिता और माता दोनों हक्का बक्का रह गए, जैसे उन्हें बेसिक मैनर्स का मतलब भी ना पता हो। अगर इतना भी नहीं पता तो बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर वो वांगे की व्हीलचेयर को वापस अंदर की तरफ धकेलने लगी।
पुराने जमाने में औरतों की हैसियत लोगों की नज़र में कितनी कम थी ना, यहाँ तक कि वांगे का रुतबा भी उनके लिए काफी नहीं था। हे पिता गुस्से से दांत पीसने लगा, पर हे माँ ने फौरन उसे इशारा किया, शांत रहो, अभी काम निकलवाना जरूरी है। आखिरकार दोनों ने अपने तेवर ढीले किए और हार मान ली। हमसे गलती हो गई कि हमने बिना सोचे समझे ऐसे बात की। हम तो बस इतना चाहते हैं कि वैंग मैंशन की तरफ से कचहरी में थोड़ी सिफारिश हो जाए ताकि तुम्हारे भाई की जान बच सके। ही पिता ने आगे बढ़कर लालच दिया, अगर उसकी सरकारी नौकरी वापस मिल जाए तो और भी बढ़िया होगा। तभी किनजाओ ने सोंगे का हाथ थाम लिया और उसकी हथेली पर अपनी उंगलियों से लिखा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? बाहर से देखने वालों को लगेगा कि ये दोनों दिन दहाड़े क्या खिचड़ी पका रहे हैं, हाथ में हाथ डाले क्या कर रहे हैं। किनजाओ ने मदद की पेशकश की, जिसे सुनकर सोंगजी का मूड एकदम चमक गया। उसने प्यार से किनजाओ का हाथ दबाया पर उसकी मदद लेने से मना कर दिया। फिर उसने ही पिता और माता की तरफ देखकर कहा, आपका आइडिया बुरा नहीं है, पर शर्त यह है कि इसके बदले ही पिता को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर सोंगे ने वो दस्तावेज निकाला जो उसे कुछ समय पहले मिला था। अगर आपने साइन किया तो इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तुरंत लागू हो जाएंगी। उस वक्त मेरे पास दुकान खोलने के पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने अपनी डाउरी लौटाकर ये कागजात हासिल किए। मुझे डर था कि कहीं आप लोग वैंग मैंशन पर बोझ न बन जाएं। मैंने जानबूझकर इसमें एम्परर द्वारा दी गई वो शादी की पोशाकें भी शामिल की थीं, ताकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ें तो कभी भरपाई न कर पाएं। नियम साफ है, शर्त तोड़ने पर वैंग मैंशन को 3 गुना हर्जाना देना होगा और साथ ही वैसी ही 3 शाही पोशाकें भी। ही पिता गुस्से में चिल्लाया, कमीनी, तूने मुझे जाल में फंसाया है। अपनी बेटी से मदद मांगना कोई क्राइम नहीं है, और वैसे भी तेरे पास क्या सबूत है? देखते हैं अदालत में कौन तेरी इस बेतुकी बात को सच मानता है। सोंगजी मुस्कुराई, आपको लगता है कोई यकीन नहीं करेगा? ठीक है, तो फिर मैं मदद ही नहीं करती। आप चाहें तो मुझ पर अनफिलियल होने का इल्जाम लगा दें, पर दुनिया तो आप ही को कोसेगी। लेकिन आखिर आप मेरे पुराने परिवार के सदस्य हैं, तो मैं आपको एक डिस्काउंट देती हूँ। अपने लाडले बेटे की जान के बदले पूरा हे परिवार मुझे सौंप दीजिए, कैसा रहेगा? कोई जबरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो मुझे 2-4 गालियां दे सकते हैं और किसी और दयालु इंसान से मदद मांग सकते हैं। इस जंग में सोंगे की एक तरफा जीत हुई। ही पिता और माता के जाने के बाद किनजाओ बेडरूम में पहुंचा। जो सोंगजी अभी बाहर शातिर चाले चल रही थीं, वो अब बेड पर मुंह छिपाकर लेटी हुई थी। वाइफ, तुम ये क्या कर रही हो? मैं शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच बनने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आप उस जानवर को नहीं जानते, पर इस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका है और मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तो अब सफाई देने का मन नहीं था, क्योंकि आजकल चीजें इतनी उलझ गई थीं कि अगर थोड़ी देर रिलैक्स न किया तो दिमाग की नसें फट जाएंगी। अभी थोड़ी देर में टैंकलान का मामला भी तो सुलझाना था। किनजाओ समझ गया कि वो खुश नहीं है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों। उसने प्यार से कहा, ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ शुतुरमुर्ग बन जाता हूँ। सोंगजी ने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। अरे किनजाओ, ये क्या कर रहे हो? उसने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर मन ही मन उसे ये नज़ारा बड़ा प्यारा लगा। कंबल में घुसा हुआ किनजाओ का ये लिमिटेड एडिशन वाला लुक। वाइफ, आज के मामले में तुम्हारा क्या प्लान है? उसने दुलार से सोंगजी के हाथ चूमते हुए कहा, तुम्हारे भाई को बचाना मुश्किल नहीं है। भले ही मेरे पास पावर न हो, पर एक वांगे होने के नाते कचहरी वाले मेरी बात नहीं टालेंगे। मैं सब ठीक कर दूं? किनजाओ का ये अचानक से सॉफ्ट और रोमांटिक होना देखकर सोंगजी बुरी तरह शर्मा गई। अरे, कहा ना, जरूरत नहीं है। मैंने अपनी दुकान चलाकर इतने कनेक्शंस तो बना ही लिए हैं कि भाई के केस का सच पता कर सकूं। तो आखिर तुम उनकी मदद करोगी? देखते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं। अगर ही परिवार वाकई अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जायदाद दांव पर लगा सकता है, तो समझो उनकी कमजोरी मेरे हाथ में है और मैं उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर पाऊंगी। कम से कम उनमें थोड़ी इंसानियत तो बाकी है। तभी सोंगजी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताने लगी। मुझे मेरे सौतेले पेरेंट्स ने एक अनाथालय से गोद लिया था। मेरे पिता ने ही मेरा नाम सोंगजी रखा था, जिसका मतलब है एक सुंदर कल के लिए गाया गया गीत। मेरी माँ मुझे गले लगाकर कहती थी कि अब से तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें हर मुश्किल से बचाकर रखेंगे। ये सब सोचते हुए सोंगजी का चेहरा थोड़ा इमोशनल हो गया, पर फिर उसे गुस्सा आया कि वो फिर से फालतू की बातें सोचकर अपना दिमाग थका रही है। हद है, अब और नहीं सोचना। मुझे बस थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बेकार पड़े रहना है। बस थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो। इधर किनजाओ से इस तरह चिल मोड में पड़ा देख गहरी सोच में डूब गया। कायदे से तो उसे अपनी ऐसी लेजी वाइफ से चिढ़ होनी चाहिए थी, क्योंकि जो पत्नी महल की जिम्मेदारियां न संभाल सके उसका साथ न देना ही बेहतर है। पर इस वक्त पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि वो इस उदास लड़की को कसकर गले लगा ले। उसके दिल में ये कैसी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। क्या ये अपने शिकार को कमजोर पड़ते देख
उसे कंट्रोल करने की चाहत थी। किन जाओ ने अपने दिल की सुनी और कंबल के ऊपर से ही सॉन्ग जी को बाहों में भर लिया। हस्बैंड, ये क्या कर रहे हो? क्या मैं वापस मॉडर्न दुनिया में आ गई हूँ? मुझे ये सब सीन पुराने जमाने के क्यों नहीं लग रहे? सॉन्ग गे ने खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारे, पर क्यून जाओ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। बस थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे ही रहने दो। हाँ, उसे यकीन हो गया कि ये उसकी कंट्रोलिंग वाली आदत ही है। इससे पहले जब उसने उसे काटा था तब भी उसे एक अलग ही सुकून मिला था, पर उसे ये भी पता था कि अगर उसने अपने इस शिकारी वाले बर्ताव को नहीं रोका तो सॉन्ग जी को चोट पहुंच सकती है। इसीलिए उसने एक बीच का रास्ता निकाला और उसे सीधा काटने के बजाय कंबल के ऊपर से ही उसे अपने दांतों से भींच लिया। सॉन्ग जी, मैं तुम्हें घर वापस जाने में मदद करूंगा। ये सुनकर सॉन्ग जी दंग रह गई और फौरन कंबल हटाकर कंफर्म करने लगी। सच में? क्या जाओर ने अब एम्परर बनने का मन बना लिया है? क्विंजाओ धीरे से हंसा। राजगद्दी हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। फिर उसने वादा किया कि अगर मेरी वाइफ यही चाहती है तो उसका ये शौहर अपनी पूरी जान लगा देगा। सॉन्ग जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्विंजाओ के चेहरे को देखते हुए उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो वापस मॉडर्न दुनिया में पहुंच गई हो। जब वो होश में आई तो उसने क्विंजाओ को कहते सुना, वाइफ, तुम्हारा क्या जवाब है? क्या तुम खुश हो? सॉन्ग जी ने बस धीरे से सिर हिला दिया। शायद थकान बहुत ज्यादा थी, इसलिए दोनों बेड पर ही ढेर हो गए। क्या वो बस घर की याद में दिखने वाला कोई वहम था? उसका दिमाग काफी उलझा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बिजली की तरह कौंधने वाला नजारा क्या था। यहाँ तक कि वो उसे अलग सोने के लिए कहने का मौका भी नहीं निकाल पाई। खैर, शुक्र है कि टैंक क्लैन का कोई असैसिन रात में नहीं आया और उसकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। पर सुबह होते ही ये क्या नजारा था? आंख खुलते ही इतना हॉट सीन। ये तगड़ी बॉडी और सॉलिड चेस्ट देखकर तो किसी का भी हाथ लगाने का मन कर जाए। कंट्रोल सॉन्ग जी, कंट्रोल। पर एक बात बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्विंजाओ अब सच में देख सकता है। आजकल अक्सर उनकी नजरें टकरा जाती थीं और कल तो वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि साफ पता चल रहा था। ऊपर से पुराने जमाने में कोई ब्रेल स्क्रिप्ट तो थी नहीं, फिर भी उसके लिखे हुए शब्द इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? नॉवेल में तो इसे सेटिंग कहकर टाला जा सकता है, पर हकीकत में ये बात हजम नहीं हो रही। इंसान वाकई बहुत शातिर चीज है, हद है। मैं अपनी ही ब्यूटी क्वीन जैसी वाइफ पर शक करने लगी हूँ और उसे टेस्ट करने के लिए कई खुराफाती आइडियाज भी सोच लिए हैं। सॉन्ग जी की इन छोटी छोटी हरकतों ने क्विंजाओ को भी जगा दिया। वाइफ, तुम जाग गई? सॉन्ग जी अचानक से शर्माने लगी, जबकि अभी कुछ देर पहले ही वो उसे मजे से फील कर रही थी। क्विंजाओ, प्लीज मुझे छोड़ो। ऐसे पकड़कर रखोगे तो मैं उठूंगी कैसे? क्विंजाओ ने उसे अपनी बाहों में और भींच लिया और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, ठीक है। पर छोड़ने के बजाय वो सीधा उस पर झपटा और सही निशाने पर उसके होठों को चूमने लगा। चूमने के बाद वो ऐसे मजे ले रहा था जैसे कोई मिठाई चखली हो। भाई, ये बंदा इतना फ्लर्टी कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। वैसे उसकी आंखों का टेस्ट लेने का इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं हो सकता। अरे सुनो ना, ऐसे चाटना बंद करो। शायद मेरे पीछे वाले कपड़े की गांठ नॉट बहुत टाइट हो गई है। हस्बैंड, क्या आप इसे खोलने में मेरी मदद करेंगे? क्विंजाओ ने देखा कि सॉन्ग जी अपनी कमर दिखा रही है, पर सच तो ये था कि वहां कोई गांठ थी ही नहीं। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। अब कोई भी लड़का हो, अगर लड़की उसे अपने कपड़े की डोरी खोलने को कहे तो उसे तो यही लगेगा कि ये एक इन्विटेशन है। भले ही क्विंजाओ को वहां कोई गांठ नहीं दिखी, पर उसने खेल जारी रखा और उसे थोड़ा और करीब आने को कहा। सॉन्ग जी उसकी तरफ पीठ करके नहीं बैठी थी, बल्कि उसने सामने वाला हिस्सा ही उसकी तरफ कर दिया जहां एक बटरफ्लाई बो बना था। वो डोरी को उसके हाथों के पास ले गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर क्विंजाओ ने हिचकिचाहट दिखाई या मना किया तो समझो वो पक्का देख सकता है। क्विंजाओ ऊपर से एकदम शांत दिख रहा था, अंदर ही अंदर वो डाउट में था कि इसकी ये हरकतें कहीं ये इस किंग को सेड्यूस तो नहीं कर रही। अगर सॉन्ग जी को उसके इस ख्याल के बारे में पता चल जाता तो वो पक्का उसे एक जोरदार शैडो किक लगा देती। क्विंजाओ ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए कोऑपरेट किया। ये वाकई थोड़ा टाइट बंधा है, पर खोलना मुश्किल नहीं है। नहीं, उसके नेचर को देखते हुए ये पक्का कोई टेस्ट है। सॉन्ग जी की ट्यूबलाइट थोड़ी लेट जली, पर उसे भी फील हुआ कि माहौल अचानक कुछ ज्यादा ही एम्बिग्यूअस और रोमांटिक हो गया है। क्विंजाओ उसके इरादे समझ चुका था और जानबूझकर इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। आखिर उसकी मैडम ने उस पर शक जो किया था। ये टचबैक जैसा क्यों नहीं लग रहा? उसने नेचुरली पहले वेस्ट स्क्वीज की और फिर सीधा हिप पर हाथ रख दिया। सॉन्ग जी तो इस अचानक हुए अटैक से पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसने बिना देखे ही पैनिक में कहा कि खुल गया है और उसे धक्का दे दिया। अरे यार, बड़ा लॉस हो गया। लेकिन क्विंजाओ का मूड आज कुछ ज्यादा ही अच्छा था।
मैडम, लगता है आजकल आप बहुत ओवरवर्क कर रही हैं, इसलिए बॉडी वीक हो गई है। मैं बाद में आपके लिए कोई स्पेशल हर्बल सूप बनवा दूं? सॉन्ग जी शर्म के मारे थैंक यू तक नहीं बोल पाई। पहला अटेम्प्ट था और वो भी इतनी बुरी तरह फेल। जरा सोचिए, ये लड़की नहाते वक्त किसी की आहट सुनकर अचानक कपड़े खोलकर सामने आ गई। क्या सीन था। उस दिन टांग जियो एक मॉडल लेकर सॉन्ग जी के पास आया। मैम, मैंने आपके बताए हुए आइडिया के हिसाब से विंड वाटर व्हील का एक सिंपल मॉडल रेडी किया है, जरा चेक कीजिए कैसा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ब्लूप्रिंट को वैंगफू के नए खरीदे हुए एस्टेट पर ले जाओ और वहां मेजरमेंट्स का काम शुरू करवा दो। हस्बैंड, आपको ये कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ये 10 मील दूर से भी पानी ला पाएगा? किंजाओ ने प्यार से जवाब दिया, मैडम, जैसा आप ठीक समझे, मुझे आपकी हर बात पर यकीन है। सॉन्ग जी उसे इस तरह एक आदर्श पति का नाटक करते देख मन ही मन सोचने लगी कि कैसे ये अपनी अंधा होने की एक्टिंग को बचाने के लिए मुझे ही टेस्ट कर रहा है। मैंने इसके लिए एकदम घटिया खाना बनाया ताकि ये उसे रिजेक्ट कर दे, पर इसने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे खाया और तारीफ भी की कि बहुत टेस्टी है। मैंने इसकी व्हीलचेयर को जानबूझकर पत्थरों वाले रास्ते पर धकेला, पर यह वहां भी एकदम काम रहा। हद तो तब हो गई जब मेरे नहाते वक्त भी इसने मुझे टेस्ट करने का मौका नहीं छोड़ा। जब मुझे उसकी व्हीलचेयर के पास आने की आवाज आई तो मैं तो जैसे पागल ही हो गई थी। मैंने उसके कपड़े खींचकर उसे डराने की कोशिश की, पर वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ। मेरे सारे टेस्ट्स फेल हो गए। ये आदमी सच में बहुत शाना है, हमेशा मुस्कुराता रहता है और पकड़ने का एक मौका नहीं देता। वैसे मेरे पास इससे भी तगड़े तरीके हैं इसे टेस्ट करने के, पर अगर लेवल बहुत गिर गया तो शायद उसे चोट लग जाए। और सच कहूं तो मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। अभी सॉन्ग जी ये सब सोच ही रही थी कि बाहर से अचानक तीरों के चलने की आवाज आई। टैंग जियो अचानक सामने आया और बोला, मॉम, जैसा आपने सोचा था, टैंग सेक्ट वालों ने शायद अपनी मूव चल दी है। सॉन्ग जी धीरे से मुस्कुराई, चलो अच्छा है, सही टाइम पर गुस्सा निकालने के लिए शिकार मिल गए। बाहर हालात काफी सीरियस लग रहे थे और दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा थे, लेकिन अंधेरे में छिपे हुए क्यूएनजाओ, लीन यांग और शीवी एकदम रिलैक्स थे, जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। और इस वक्त सॉन्ग जी खुद वहां पहुंच रही थी। महल के अंदर आज वैसी खामोशी नहीं थी जैसी अक्सर रातों में होती है। वहां धुंधली सी रोशनी में दो लोग चुपचाप सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। पता नहीं इस दुनिया में ऐसा क्या जादू है कि एक के बाद एक ट्रांसमाइग्रेटर्स यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। वहां मौजूद फर्स्ट प्रिंस क्यून शेंगटियन ने बात शुरू की और कहा कि उसने मिस के बताए तरीके से महल के बाहर लोगों को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें वो जख्मी नकाबपोश आदमी कहीं नहीं मिला। तो क्या इस बार भविष्यवाणी या कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई? उसने फौरन सफाई देते हुए कहा, मेरा मतलब आपकी काबिलियत पर शक करना नहीं है, क्योंकि अब तक आपने मेरे लिए जो भी भविष्यवाणियां की हैं वो सब सच साबित हुई हैं। वो गॉडेस एकदम शांत भाव से बोली, मैं समझ सकती हूँ। वैसे तो उसकी भविष्यवाणियों में कभी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, जब तक कि किंग शेंगटियन बेताबी से पूछने लगा, जब तक कि क्या? ये लड़की आज अचानक उसके पास आई और कहने लगी कि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर है। उसे लगता है कि क्यून शेंगटियन किस्मत का धनी यानी चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून है और वो उसे गद्दी दिलाने में मदद करना चाहती है। सुनने में ये सब थोड़ा अजीब और फिल्मी जरूर लगता है। खैर, उस गॉडेस ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और बस इतना कहा कि फिलहाल उस आदमी की तलाश रोक दें। उसने सुझाव दिया कि प्रिंस उसे अपने भाइयों के बारे में और बातें बताएं ताकि वो अपनी कैलकुलेशन और डिविनेशन को और बेहतर कर सके। किन शेंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, माना कि आपके पास कमाल की पावर्स हैं, पर आप फिर भी उस हेवनली मास्टर की वंशज हैं और ज्यादा गहराई में जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो बेहतर है कि आप इसमें ज्यादा न फंसें। इस पर वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोली, प्रिंस, आप बेफिक्र रहें, मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ आई हूँ और मैं पूरी तरह सिर्फ आपकी ही हूँ। लेकिन ये सब बातें एक और ट्रांसमाइग्रेटर सू बाई वॉन ने सुन ली। शिट, उसने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में एक और ट्रांसमाइग्रेटर आ जाएगी और वो भी विलन की तरह 9th प्रिंस की साइड खड़ी है। उसका सिस्टम एक तितली का रूप लेकर उनकी बातें रिकॉर्ड करता रहा। अब सवाल ये था कि क्या ये बात सॉन्ग जी को बतानी चाहिए? इधर जाओ वैंग एफयू के महल में अलग ही रौनक लगी थी। टैंग सेक्ट के वो हमलावर जो अभी कुछ देर पहले उछल कूद कर रहे थे, अब कसाई के सामने खड़ी किसी लाचार भेड़ की तरह बेबस पड़े थे। टैंग जियो अपनी टीम के साथ मुस्तैद था, पर उसे शक था कि महल के बाहर भी शायद इनके कुछ साथी बैकअप के लिए छिपे हो सकते हैं। उन हमलावरों का लीडर, जिसका सिर चकरा रहा था और शरीर में जान तक नहीं बची थी, लड़खड़ाते हुए बोला, तो तुमने हमारे साथ क्या किया? सॉन्ग जी ने उसे कोई सीधा जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे भला क्या फर्क पड़ता? वो उसे ये थोड़ी बताएगी कि उसने और टैंग जियो ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि इन लोगों को जाल में फंसा सके। उसने कमरे के दरवाजों के पास लीनियांग की बनाई हुई ऐसी दवा छिड़क दी थी जिसने इन्हें सुन कर दिया और हिलने डुलने के काबिल भी नहीं छोड़ा।
जब हमलावरों के लीडर ने देखा कि सोंग जी उसकी बातों को इग्नोर कर रही है तो वो गुस्से में गालियां बकने लगा। सोंग जी को गुस्सा आने के बजाय हंसी आ गई। थैंक यू। लोग अक्सर उन चीज़ों या लोगों को जादू टोना या बुरी शक्ति कहने लगते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। तो क्या मेरी वजह से तुम्हें वाकई मौत का खौफ महसूस हो रहा है? ये कहते हुए उसने उस लीडर के चेहरे से नकाब हटा दिया। वो लीडर इतना बौखला गया कि उसने सोंग जी के हाथ पर काटने की कोशिश की, पर तभी हमारे ओवर प्रोटेक्टिव पति क्यूइन जाओ ने उसकी गर्दन दबोच ली। मैडम, आप ठीक तो हैं? उस हमलावर लीडर के गले से घुटने वाली ऊह की आवाज़ें निकल रही थीं क्योंकि क्यूइन जाओ ने उसकी गर्दन काफ़ी टाइट पकड़ रखी थी। सोंग जी एकदम शांत थी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, इसे छोड़ दो। मैंने पहले भी कहा था कि टैंग जियू को मरने देना अक्लमंदी नहीं है क्योंकि उसमें मेरा फ़ायदा कम होता। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना ब्याज वसूल करूं। अब अगर टैंगमैन की बात करें तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा असैसिन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इनका स्टाइल है साई की तरह पीछा करना और बेरहमी से टारगेट को खत्म कर देना। लेकिन सच तो ये है कि अंधेरे में किए जाने वाले इन कामों में पैसा जितना ज्यादा है, रिस्क भी उतना ही खतरनाक है। ओरिजिनल नॉवेल में इन डेड सोल्जर्स की जिंदगी हमेशा मौत के साए में बीतती थी और शायद ही कोई चैन से मर पाता था। अब सोंग जी अपने पूरे दबदबे के साथ उनके सामने खड़ी थी और बोली, चलो एक डील करते हैं। अब एक किलर रिटायर होने के बाद और क्या ही कर सकता है, पर सोंग जी ने उनके लिए सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। वो इस वक्त उन हमलावरों के साथ नेगोशिएशन कर रही थी। उसने उन्हें साफ शब्दों में समझाया, देखो, जब तक वैंगफू का साया टैंग जियू पर है तुम उसे नहीं मार सकते। उल्टा तुम रॉयल फैमिली की नज़रों में आ जाओगे, जो तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। सच तो ये है कि जाओ वैंग एफयू का इरादा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हारी स्किल्स और अपने मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारे इस पागलपन के कायल हैं। जब तुम लोग अपने एल्डर्स के कहने पर अपने ही यंग मास्टर को धोखा दे सकते हो तो जाहिर है तुम अपना नफा नुकसान अच्छे से समझते हो। इसलिए मेरे पास तुम सबके लिए एक बहुत ही परफेक्ट बिजनेस प्रपोजल है और मैं चाहती हूँ कि हम हाथ मिला लें। इसमें न तो तुम्हें किसी की जान लेनी होगी और न ही अपनी जान जोखिम में डालनी होगी, और काम पूरा होने के बाद तुम्हें तगड़ा कमीशन भी मिलेगा। तुम लोग हमेशा मास्क पहनते हो तो पक्का मास्क उतारने के बाद तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अगर तुम्हें डर है कि टैंक सेक्ट वाले बदला लेंगे तो वैंगफू तुम्हें नई पहचान, पैसा और रहने खाने की पूरी सहूलियत देगा। देखो, मैं कोई धमकी नहीं दे रही, मर्जी तुम्हारी है। लेकिन बस इतना याद रखना कि किसी प्रिंस की हत्या की कोशिश करने का अंजाम क्या होता है ये तुम लोग भी अच्छे से जानते हो। अगर डील मंजूर है तो ये जहर की गोली निगल लो। प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही तुम्हें इसका एंटीडोट मिल जाएगा। और बस देखते ही देखते वैंगफू में काम करने वाले मजदूरों की तादाद बढ़ गई। जरा इस ऊंची आवाज वाले आदमी को देखो, क्या ये जाना पहचाना नहीं लग रहा? जी हाँ, ये वही हमलावरों का लीडर है, बस अब इसने अपनी दाढ़ी कटवा ली है। ये पूर्व किलर अब मजदूरों को कमांड दे रहा था कि पहले शहर के उन रास्तों का पता लगाओ जो ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट हों और फिर पास के कस्बों में जाकर छानबीन करो। तभी एक दूसरे चेले ने आकर रिपोर्ट दी कि उसने उन रबर ट्रीज का पता लगा लिया है जिनकी सोंग जी को तलाश थी। साथ ही उसे लाल मिर्च के बारे में भी पता चला जो शायद किसी विदेशी व्यापारी के पास है। उसने व्यापारियों से कन्फर्म किया है कि अगली बार वो इसके बीज भी ले आएंगे। सोंग जी को लगा कि इस बार तो वाकई अच्छी खासी हार्वेस्ट हुई है। उसने उनकी तारीफ की और कहा कि अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से अकाउंटेंट से जाकर बोनस ले लें। जिन्हें छुट्टी चाहिए वो छुट्टी लें और जिनमें अभी भी जान बाकी है वो अगले मिशन पर लग सकते हैं। मानना पड़ेगा, सोंग जी का टैंक सेक्ट के हत्यारों को पालतू बनाने का ये तरीका वाकई कमाल कर गया। पर आखिर वो किलर भी तो इंसान ही हैं जिनके सीने में दिल और जज्बात होते हैं। क्यान ये ने भी हामी भरते हुए सिर हिलाया। जब वो पहली बार टैंग जियू से मिली थी तो उसे सच में लगा था कि ये बंदा पत्थर का बना है, क्योंकि इसके चेहरे पर न कभी कोई एक्सप्रेशन आता था और न ही ये कभी मुस्कुराता था। सोंग जी ने पूछा, क्यान क्यों, आजकल दुकान का काम कैसा चल रहा है? उसने खुशी खुशी जवाब दिया, बहुत बढ़िया। जब से आप साथ हैं वो फालतू के गुंडे जो रोज तमाशा करते थे अब दिखाई भी नहीं देते। मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सकी। आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे पैसे जोड़ने में भी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। सोंग जी ने फॉर्मेलिटी निभाते हुए कहा कि अरे इसमें शुक्रिया कैसा, पर मन ही मन वो सोच रही थी कि प्रोटेक्टर जनरल की बेटी से अपनी दुकान की रखवाली करवाना कहीं ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड मूव तो नहीं हो गया। बातों बातों में उसने पूछा, सुना है तुम कहीं बाहर घूमने जाने का सोच रही हो, क्या कुछ फाइनल हुआ? उसने बताया कि वो अगले साल स्प्रिंग के मौसम में टैंग जियू के साथ निकलने का प्लान कर रही है। अगर आपको किसी काम से कहीं बाहर भेजना हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं। सोंग जी ने दोहराया, अगले साल की शुरुआत। उसे याद आया कि यही वो वक्त है जब बूढ़ा राजा बहुत बीमार होने वाला है। आजकल उसे अजीब से हेल्यूसिनेशंस होने लगे थे।
उसे लगता जैसे वो वापस अपनी पुरानी लाइफ के हॉस्पिटल वार्ड में पहुंच गई है और उसे अपने बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही है। अचानक क्यूइन जाओ ने उसे आवाज़ देकर हकीकत में वापस खींचा। ये वही समय था जब हर महीने क्यूइन जाओ को अपने शरीर के कोल्ड पॉइजन से लड़ना पड़ता था। होश में आते ही उसने पूछा, मैं क्या कह रही थी? कीन जाओ ने याद दिलाया। मैडम, आप बता रही थी कि महल की सूफे ने आपको खबर दी है कि वहां एक नई ट्रांसमाइग्रेटर आई है, पर वो जानबूझकर बिल्कुल अपोजिट रास्ते पर जा रही थी। सच तो ये है कि मैं पहले सोच रही थी कि आपसे कहूंगी कि मुझे महल ले चलकर उससे मिलवा दे, पर अब लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है। किन जाओ ने उलझन में पूछा। मैडम, आपका मतलब क्या है? ये बातें वैसी नहीं थी जैसी वो अक्सर करती थी। क्यूइन जाओ, तुम्हारे पैरों का क्या हाल है? क्या अभी भी तुम उस कोल्ड पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? तुम्हें दोबारा खड़े होने में और कितना वक्त लगेगा? क्यूइन जाओ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैडम, पहले आपको मुझे अपनी पिछली बात का मतलब समझाना होगा। क्यूइन जाओ, अब मैं जो कहने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। तभी, वाह भाई, क्यूइन जाओ ने अचानक सोंगजी को खींचकर अपने बाथटब के अंदर ही बैठा लिया। उसकी आंखें इतनी फटी की फटी रह गई थीं। क्या अब उसने अंधा होने का नाटक करना छोड़ दिया है? क्यूइन जाओ, अब जो कह रही हूं उसे सीरियसली सुनो। वांगफू का बिजनेस अब पूरे शहर में फैल चुका है और बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स के साथ जुड़कर एक ऐसी चेन बन गया है कि अगर एक कड़ी को भी छेड़ा तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। आजकल हम दूसरे शहरों में भी अपना पैर पसार रहे हैं और जल्द ही हमारा एक बहुत ही मजबूत इनकम नेटवर्क तैयार हो जाएगा। अफसोस बस इस बात का है कि फिलहाल हमारे पास सिर्फ खाने पीने का सामान और डेली यूज की चीजें ही हैं। अगर हम रबर बना पाते तो। खैर छोड़ो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये है कि दुकानों को कैसे चलाना है। ये सब मैं तुम्हें पहले ही डिटेल में समझा चुकी हूँ। ली नियांग को भी अब पार्टनर्स के साथ डील करने की आदत हो गई है, तो अब मेरे होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब बातें ऐसी लग रही थीं जैसे वो जाने की तैयारी कर रही हो। हाँ, तैयारी नहीं, बल्कि सच तो ये है कि शायद किसी भी पल मैं पूरी तरह गायब हो जाऊं। पूरी तरह गायब? क्यों? ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। शायद असल दुनिया में मेरी बॉडी को डॉक्टर्स बचा लें, क्योंकि मुझे कभी कभी वहां से बुलावा महसूस होता है। पर अभी भी सब कुछ अननोन है। बस मुझे डर है कि कहीं हमारी विदाई अचानक न हो जाए, इसलिए मैं सब पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। ओह हाँ, अगर मैं वापस चली गई तो आपको गद्दी के लिए मजबूर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ड्रैगन थ्रोन में इंटरेस्ट नहीं है तो ये सारा बिजनेस साम्राज्य आपके और आपकी फैमिली के लिए पूरी जिंदगी ऐश करने के लिए काफी है। और अगर आप राजा बनना ही चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि फिलहाल सत्ता की इस लड़ाई में न पड़ें। जब बाकी प्रिंस आपस में लड़कर थक जाएं, तब आप अपनी दुकानों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करना और उनका दिल और पैसा जीत लेना। इससे पहले कि सोंगजी अपनी बात पूरी कर पाती, क्यूइन जाओ ने उसे बीच में ही टोकते हुए सवाल किया, क्या तुम ये सब सच में दिल से कह रही हो? सोंगजी के चेहरे पर हैरानी थी। सच? कैसा सच? मैडम, आपने कहा था कि आप मेरे लिए इस दुनिया को बदल देना चाहती हैं। क्या वो बात आपने सच में दिल से कही थी? ये कहते हुए क्यूइन जाओ धीरे से फुसफुसाया, डरो मत, बस एक किस और कुछ नहीं। पिछले सीन की ही तरह क्यूइन जाओ ने फिर से वही सवाल दोहराया, क्या तुम सीरियस हो? सोंगजी ने भी यकीन के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, भले ही आप मेरे असली इरादों को न समझ पाएं। तभी क्यूइन जाओ ने उसे अपनी तरफ खींचा और खुद को संभालने के चक्कर में सोंगजी का हाथ अनजाने में क्यूइन जाओ की नंगी जांघों पर जा टिका। ये सिचुएशन अब थोड़ी गड़बड़ लग रही थी और फिर वो एकदम शांत होकर अपनी बात समझाने लगी। मुझे शुरू से ही लगता था कि जाओ वैंगफ्यू के पास सिर्फ खानदानी खून या विरासत के दम पर गद्दी हासिल करने का कोई चांस नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न समाज की नींव को ही हिला दिया जाए। सच तो ये है कि मैंने आधा काम खत्म भी कर लिया है। बस एक बार रबर बन जाए तो हम स्टीम इंजन बनाने का सोच सकते हैं, जिससे काम करने की पूरी ताकत ही बदल जाएगी। पर क्यूइन जाओ ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोला, लेकिन तुम तो जा रही हो। मैडम, आपकी ये सारी बातें तो बस हवा में महल बनाने जैसी हैं। मुझे पता है जब आपके जाने का वक्त आएगा तो आप पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जाना नहीं चाहती। मैं तो बस पहले से ही सब बता रही थी कि अगर हो सके तो क्या हो सके। अचानक सोंगजी की आवाज रुक गई। उसे थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। आखिर वो कहना क्या चाहती थी? वैसे तो उसे कहीं भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अगर वो सच में वापस चली गई तो क्या उसे दोबारा यहाँ आने का कोई मौका मिलेगा? इस खामोशी ने उन दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी। वो थोड़ा हिचकिचाया। ठीक है, मैं समझ गया। ये कहकर उसने उसे खींचकर बाथटब के अंदर कर लिया। मैडम, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ, भले ही आपका ये जाना हम दोनों के लिए हमेशा की विदाई हो। क्यूइन जाओ ने उसे बहुत प्यार से किस किया, जैसे वो उसे आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। सोंगजी उसे टालने की कोशिश करने लगी।
अरे कितनी बार किस करोगे, क्या किसिंग का ही कंपटीशन चल रहा है? तभी क्यूइन जाओ ने वही लाइन चिपका दी जो दुनिया का हर मर्द बोलता है, डरो मत, बस थोड़ा सा प्यार करूंगा और कुछ नहीं। अब आप ही बताओ, क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? देख रहे हो अपने इस इनोसेंट दिखने वाले क्यूइन जाओ को? हमारी हेरोइन को पागलों की तरह किस कर रहा है और वही घिसी पिटी लाइन बोल रहा है, डरो मत, बस थोड़ा सा प्यार करूंगा और कुछ नहीं। सोंगजी बेचारी उसकी बातों में आ गई, पर तभी उसे महसूस हुआ कि क्यूइन जाओ का हाथ धीरे धीरे कपड़ों के अंदर सरक रहा है। उसने खुद को समझाया कि ज्यादा मत सोच सोंगजी, ये पति तो वैसे भी ठंडी मशीन है, इसमें कोई फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं? पक्का हाथ फिसल गया होगा। वो उसे धक्का देने ही वाली थी कि उसे अपनी कमर पर उसका हल्का सा टच फील हुआ। एक सेकेंड, ये कैसी फीलिंग है? जैसे ही सोंगजी ने कन्फर्म करने के लिए हाथ लगाया, वो दंग रह गई। क्यूइन जाओ, क्या ये वाकई बेबस और लाचार था? जब तक वो इसकी खूबसूरती में खोई थी तब तक तो ठीक था, पर अब दिमाग ठंडा हुआ तो हर चीज अजीब लगने लगी। क्यूइन जाओ, तुम्हारे पैर, क्या ये अब काफी ठीक हो गए हैं? और तुम्हारी आंखें? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। सोंगजी का दिमाग अब खतरे की घंटी बजा रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही अजीब जगह पर बैठी हुई थी। क्यूइन जाओ, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे दुकान के लिए कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, मैं जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा काम खत्म करना चाहती हूँ। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसके और करीब आता गया। उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी, वो बस अपने अंदर दबे हुए सारे इमोशंस बाहर निकालना चाहता था। उसने सोंगजी के होठों को हल्के से काट लिया। उसने पीछे हटने की कोशिश तो बहुत की, पर बेचारी की ताकत उसके सामने टिक ही नहीं पाई। वो बस इतना ही बोला, कोई बात नहीं, अब आप खुद को पूरी तरह मुझ पर छोड़ सकती हैं। क्यूइन जाओ, तुम्हें याद भी है तुमने पहले क्या कहा था? सीरियसली, सारे मैन एक ही जैसे होते हैं। सोंगजी ज्यादा ड्रामा करके रेजिस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन क्यूइन जाओ की आंखों में उसे लगा कि ये हाँ है। और तभी वही जाना पहचाना फेमिलियर फीलिंग। सोंगजी बेचारा क्यूइन जाओ को वार्न करना ही चाहता था, लिसन, मैं शायद, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही आंख खुली तो वो मॉडर्न वर्ल्ड में था। और उधर क्यूइन जाओ भी एकदम से फ्रीज हो गया। सोंगजी की लाइफलेस बॉडी को देखकर शॉक लगा। उंगलियों से सांस चेक की और फिर एक लो चकल। वेरी गुड, एक अजीब सी सेल्फ मॉकिंग हंसी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। क्यूइन जाओ ने अपनी रोब पहनी और बाथटब से बाहर निकला। उफ, क्या बैकव्यू था उसका, एब्सोल्युटली स्टनिंग। खैर, जब सोंगजी ने दोबारा आंखें खोलीं और आसपास वो मॉडर्न मेडिकल मशीन्स देखीं तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। वापस आ गया? क्या सच में मैं वापस आ सकता हूँ? सब कुछ इतना सडन था। तभी कोइंसिडेंटली सोंगजी का बॉस अपनी फ्रेंड लियू डाई के साथ अंदर आया। सोंगजी ने रिफ्लेक्स एक्शन में झटके से उठने की कोशिश की। अबे कमीने, फाइनली तू होश में आ ही गया। शुक्र है कि हमने गिव अप नहीं किया, बेस्ट स्पेशलिस्ट्स और बेस्ट मेडिसिन्स ने सच में किस्मत ही बदल दी। सोंगजी दर्द से कराह उठा। हे स्टॉप, दर्द हो रहा है यार। लियू दाई को होश आया और उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिए। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तू अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया है। पूरा आधा महीना हो गया है, अब कैसा फील हो रहा है? कहाँ दर्द है? हाँ भाई, पक्का दर्द होगा ही, जख्म को मत छुओ। डॉक्टर्स तो लगभग जवाब ही दे चुके थे, कह रहे थे कि तुम्हारा बचना मुश्किल है। एक बिलबोर्ड गिरने वाला था और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में तुम्हारे सिर पर बहुत गंभीर चोट आई थी। मैंने तुरंत अपनी फैमिली से कहकर स्पेशल एक्सपर्ट्स बुलवाए, तब जाकर तुम्हारी हालत संभली। सोंगजी ने धीरे से पूछा, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर वो बच्चा कैसा है? उसे याद आया कि ट्रांसपोर्ट होने से पहले वो अपनी डील के सिलसिले में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बच्चे को गिरते हुए बिलबोर्ड से बचाने के लिए धक्का दिया था, और बस उसके बाद ही उसकी मुलाकात क्यूइन जाओ से हुई थी। बच्चा बिल्कुल ठीक है, फालतू टेंशन मत लो। उसके पेरेंट्स तो उसे तुमसे मिलवाने भी लाए थे। एक पल के लिए सोंगे को समझ ही नहीं आया कि जो कुछ भी क्यूइन जाओ के साथ हुआ वो हकीकत थी या बस कोई सपना। सोंगजी ने जब लियू डा का शुक्रिया अदा किया तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे अरे यार, इसमें थैंक्स कैसा, हम पुराने दोस्त हैं। फिर वो अपनी पुरानी यादों के पिटारे खोलने लगा। मिडिल स्कूल के दिनों में जब लियू डा को बुली किया जाता था तब सोंगजी उसके लिए मसीहा बनकर आया था। उस वक्त सिर्फ 13 साल के सोंगजी ने अपनी जान पर खेलकर उन बुलीज को सबक सिखाया था और उसे हिम्मत दी थी। सोंगजी ने लाचारी से कहा, भाई क्या तू मुझे आज पहली बार जान रहा है? मैंने कितनी बार कहा है, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त मेरे फॉस्टर पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूं। असल में मॉडर्न वर्ल्ड वाला सोंगजी एक इलीगल ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता था, जिसे बाद में एक प्यारे से मिडिल एज्ड कपल ने गोद ले लिया था।
अभी अभी होश में आए सॉन्ग जी का पुरानी यादों में खोने का या लियू डा की सेंटिमेंटल बातें सुनने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसे तो बस अब जमकर पेट पूजा करनी थी। छोड़ो ये सब बातें, बहुत तेज भूख लगी है, अब कुछ खाने को मंगवाओ। लो भाई, तुम्हारा फूड ऑर्डर आ गया, कहते हुए लियू डाई ने चुपचाप उसे टेकअवे थमा दिया। साथ ही एक चिढ़ाने वाली एडवाइस भी दे डाली, भाई ये चुंदेरे वाला एटीट्यूड अब पुराना हो गया है, आजकल ये ट्रेंड में नहीं है। सॉन्ग जी ने अपनी उसी एटीट्यूड में पलटकर जवाब दिया, क्या खाक सुंदेरे? मुझे तो बस ऐसा लगता है कि जब एक पूरी तरह से बैड बॉय का ज़मीर अचानक जाग जाता है और वो बिना किसी मतलब के अच्छे काम करने लगता है, तो समझो उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बुरे दिन? कैसे? देख, पहले एक बार फालतू में हाथ साफ करने के लिए लड़ाई की तो तू गले पड़ गया और 10 साल तक मुझे तेरा बिजनेस सेटअप करने में मदद करनी पड़ी, ये बदकिस्मती थी। फिर उस दिन हाथ खुजलाए तो बच्चे को बचाने चला गया और बिलबोर्ड के नीचे दबते दबते बचा, पूरे इंडस्ट्री में मजाक बन गया, ये भी बदकिस्मती थी। और फिर कहते कहते वो रुक गया। उसे किन जाओ की वो बसंत की हवा जैसी मखमली और कोमल नजाकत याद आ गई। लियू दाई ने उत्सुकता से पूछा, और फिर क्या? पर सॉन्ग का जवाब देने का कोई मूड नहीं था। छोड़, कुछ नहीं, अब वो चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ उस पुराने जमाने के शाही महल में क्विन जाओ खुद सम्राट से मिलने पहुंचा। वैसे मानना पड़ेगा, मास्क उतारने और बाल कटवाने के बाद टैंग ज्यू वाकई काफी कूल और हैंडसम लग रहा है। सम्राट ने उससे आने की वजह पूछी तो उसने बड़ी शालीनता से कहा, मैंने सुना कि पिताजी को ठंड लग गई है तो मैं बहुत फिक्रमंद हो गया था, सोचा एक बार खुद आकर आपकी सेहत चेक कर लूं। सम्राट थोड़े हिचकिचाए पर फिर मान गए। जावर, तुम्हारी ये चिंता देखकर मेरा दिल भर आया, लेकिन तुम्हारी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से तुमने अपनी पत्नी को भी खो दिया है, ऐसे में तुम्हारा इतना भाग दौड़ करना ठीक नहीं है। पर किन जाओ ने बस इतना ही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी पिताजी, मैंने अपनी माँ को खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, अब मैं आपको नहीं खो सकता। लेकिन ऊपर से शांत और मासूम दिखने वाले क्विंजाओ के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो अभी अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो पल भर में इनकी जान ले सकता है, पर अभी सही वक्त नहीं आया था। सम्राट के बीमार पड़ते ही हर तरफ साजिशों का बाजार गर्म हो गया। इसी बीच क्वीन शेंगटियन गुप्त रूप से तियांजी टावर पहुंचा और वू क्वीन से मिला। जैसा कि आपने कहा था, पिताजी को सर्दी जुकाम तो हुआ है, पर हालत उतनी गंभीर नहीं लग रही। सर्दी तो बस एक शुरुआत है, वू क्वीन ने समझाया। इसके बाद धीरे धीरे शरीर में और भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी और फिर फर्स्ट प्रिंस का गुट चुपके से आग में घी डालने का काम करेगा। उन्होंने शाही हकीमों को खरीद लिया है ताकि वो सम्राट को ऐसी दवाइयां दें जो ऊपर से तो ताकतवर लगे, पर असल में वो उनकी पुरानी दवाइयों के साथ मिलकर एक धीमे जहर, स्लो पॉइजन का काम करें। किन शेंगटियन ने गुस्से में कहा, तो ये बात है, क्वीन और प्राइम मिनिस्टर वाकई बहुत गिरे हुए लोग हैं। पिताजी ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, एक बेटा होने के नाते अब मेरा फर्ज है कि मैं उनकी हिफाजत करूं। पर वू किन ने उसे टोकते हुए कहा, पर अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगर अभी शोर मचाया तो दुश्मन सतर्क हो जाएंगे और हमारी मेहनत बेकार जाएगी। सही वक्त का इंतजार करो, जब हमारे पास पक्के सबूत होंगे तब फर्स्ट प्रिंस के पूरे गुट को जड़ से उखाड़ फेंकने का सबसे अच्छा मौका होगा। किन शेंगटियन के चेहरे पर एक चमक आ गई। और अगर मैंने पिताजी की जान बचा ली तो वो मुझे और भी ज्यादा पसंद करने लगेंगे, है ना? बिल्कुल, आखिर राजकुमार आप ही तो इस साम्राज्य की किस्मत बदलने वाले इंसान हैं। मेरी भविष्यवाणियों के हिसाब से यही आपकी नियति, डेस्टिनी है। यह सुनकर क्वीन शेंगटियन खुशी से झूम उठा और पूछने लगा, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए? जहां तक मेरा सवाल है, मैं थोड़ा अनाड़ी हूं, इसलिए वू क्वीन जी आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। वू क्वीन कुछ देर सोच में पड़ गई कि आखिर ध्यान देने वाली बात क्या है। ओरिजिनल नॉवेल के हिसाब से क्वीन जाओ की किस्मत में कभी शादी का सुख था ही नहीं, उसकी पत्नी का साया हमेशा के लिए हट चुका था। लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है। उसकी एक पत्नी थी जिसका हाल ही में देहांत हुआ है और उसने कुछ ऐसी दुकानें भी खोल रखी हैं जो काफी हद तक मॉडर्न लगती हैं। खैर छोड़ो, जब वो बातें बीत चुकी हैं तो फालतू में बताकर परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। ये सोचकर उसने क्वीन शेंगटियन से बस इतना कहा, कुछ खास नहीं, सब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ही चल रहा है। उसे क्या पता था कि उसकी इस छोटी सी लापरवाही से किस्मत का पहिया घूम चुका है। वैसे मुझे पता है कि आप लोग देखना चाहते हैं कि हमारा प्यारा क्वीन जाओ क्या कर रहा है, तो ये देखिए, जनाब अभी सम्राट के लिए दवाइयां तैयार करने में बिजी हैं। इधर सॉन्ग जी आखिरकार 1 महीने बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया। इतने दिन वहां पड़े पड़े उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर पर काई जम जाएगी। घर पहुंचते ही वो पागलों की तरह एक्साइटेड हो गया। उसे अपने प्यारे टीवी, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि अपने कमोड की भी बहुत याद आ रही थी। टेक्नोलॉजी वाली लाइफ जिंदाबाद। उसकी ये हालत देखकर लियू दाई एकदम हैरान रह गई।
भाई तुम ठीक तो हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी जेल से भागकर आए हो? सॉन्ग जी ने चहकते हुए कहा। इससे बेहतर मैं कभी नहीं रहा। आज तो मैं जमकर दावत उड़ाऊंगा। वैसे याद आया, उस एक्सीडेंट से पहले मैं तुम्हारे बिजनेस के काम से ही कहीं जा रहा था ना? शायद किसी ऑथर के घर उनके काम की आईपी ऑथराइजेशन और डील पक्की करने। उसने सोचा था कि वो रास्ते में डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेगा, पर बच्चे को बचाने के चक्कर में उसे मौका ही नहीं मिला। लियू डाई ने बात काटते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और उस वक्त तुम नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करने की भी सोच रहे थे। वो नॉवल जिसका नाम चेंग वांग है, मैं बस उसी के ऑथर से बात करना चाहती थी, पर फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मौका ही नहीं मिला। ये सुनते ही सॉन्ग जी के तो होश ही उड़ गए। क्या कहा तुमने? अरे भाई, मैंने कहा कि तुम्हारे चक्कर में मैं इतनी बिजी थी कि वहां जाने का टाइम ही नहीं मिला, पर मैंने ऑथर को मैसेज करके सारी सिचुएशन समझा दी थी। लेकिन सॉन्ग जी का दिमाग तो कहीं और ही अटका था। नहीं, मुझे वो पिछला वाला सेंटेंस फिर से बताओ। यही कि मैं चेंग वांग के ऑथर से मिलना चाहती थी। सॉन्ग जी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए फिर पूछा। चेंग वांग? हाँ भाई, वही। सॉन्ग जी एकदम सुन्न सा होकर रह गया, जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसने एक बार फिर कंफर्म किया कि क्या सच में उस नॉवल का नाम चेंग वांग ही है। जब लियू दाई ने दोबारा हाँ कहा तो वो पागलों की तरह सोचने लगा। क्या ये सब वाकई बस एक इत्तेफाक है? लियू दाई उसे अजीब नजरों से देखने लगी। कैसा इत्तेफाक? भाई, जब से तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, तुम कुछ ज्यादा ही अजीब बातें नहीं करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि टीवी सीरियल्स की तरह तुम्हारी आत्मा किसी और से एक्सचेंज हो गई हो या कोई और तुम्हारी बॉडी में आ गया हो? सॉन्ग जी ने सिचुएशन को संभालते हुए मजाक में कहा। हे, समझो कुछ ऐसा ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा घिसा पिटा ट्रांसमाइग्रेशन वाला सीन समझ लो। हंसी मजाक छोड़ते हुए उसने बात घुमाई। चलो अब फालतू बातें बंद करते हैं। अब जब मैं ठीक हो चुका हूं तो ये बिजनेस डील मैं खुद ही हैंडल करूंगा। लियू दाई मान गई और बोली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो कहानी लिखी तो बहुत अच्छी गई है, बस दिक्कत ये है कि बीच में कुछ चेंजेस करने के बाद से ऑथर ने उसे अपडेट करना ही बंद कर दिया है। तो क्या सॉन्ग जी उस रहस्यमयी ऑथर से मिल पाएगा? सम्राट गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। बदतमीजी! ये क्या बकवास है कि फर्स्ट प्रिंस मुझे मारने की साजिश रच रहा है? किन शेंगटियन, शाही हकीमों ने पूरी जांच कर ली है और दवाइयों में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। अब तुम्हें क्या कहना है? किन शेंगटियन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पासा पलट जाएगा। उसे लगा था कि पिताजी सीरियस होंगे, पर वो तो अचानक ठीक हो गए। अब उसके पास बहाने बनाने और दूसरों पर ठीकरा फोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पिताजी, मुझ पर यकीन कीजिए, ये सब उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सुनकर फर्स्ट प्रिंस ने चिढ़ते हुए कहा। पिताजी, देखिए ये नौवा भाई मुझ पर कैसे झूठे इल्जाम लगा रहा है। आपको इंसाफ करना होगा। मेरी और माँ की वफादारी तो दुनिया जानती है। सम्राट ने तंग आकर कहा। बस करो, तुम लोगों की ये चिक-चिक सुनकर मेरा सिर फटा जा रहा है। नौवे राजकुमार को हिरासत में लो और फर्स्ट प्रिंस खुद इसकी पूछताछ करेगा, ताकि पता चले कि इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। अब मुझे आराम करने दो। महल के अंदर क्यून जाओ बड़े आराम से सम्राट की नब्ज चेक कर रहा था। सम्राट ने लंबी सांस ली। तुम सही कह रहे थे। बीमार होने का नाटक करके ही इन लायकों का असली चेहरा सामने आता है। किंजाओ ने सादगी से जवाब दिया। पिताजी, आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मेरी खुद की सेहत ऐसी नहीं है कि मैं आपके काम में ज्यादा हाथ बटा सकूं। बस आपके साथ 2 बातें करके आपका मन बहला देता हूं। सम्राट दुखी होकर बोले। मेरे इतने सारे बेटे हैं, पर हर कोई बस मेरी गद्दी के पीछे पड़ा है। सब यही चाहते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊं। शेंगटियन का क्वीन पर शक करना भी पूरी तरह गलत नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का पूरा खानदान शायद कब से मुझे हटाकर नया राजा बिठाने की फिराक में है। सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो, कितना प्यारा बच्चा है ये, न इसे दौलत का लालच है और न ही क्राउन प्रिंस बनने की चाहत। बस यही चाहता है कि मैं ठीक रहूं। सम्राट की बात सुनकर क्विनजाओ ने फौरन कहा। पिताजी, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं अपनी असलियत अच्छे से जानता हूं। अगर आपकी मेहरबानी से मैं क्राउन प्रिंस बन भी गया तो अपनी सेहत की वजह से आगे चलकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, उल्टा फालतू की मुश्किलें ही खड़ी होंगी। अपनी पत्नी के चले जाने के बाद उसे अब जाकर एहसास हुआ कि उसके दिल को असल में क्या चाहिए, सिर्फ अपना परिवार। मुझसे कहीं ज्यादा काबिल राजकुमार लाइन में खड़े हैं। मेरे लिए तो बस आपकी सेवा में रहना ही काफी है, इसी में मुझे सुकून मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, अगर आप वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो और मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबर्स को अर्ली एक्सेस मिलता है, तो आप नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देख पाओगे।